मैं वसंत साहू, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग से, है ना। और आज हम चर्चा करेंगे गणित शिक्षण के अंतर्गत, ठीक है, अंक गणित से बीज गणित की ओर, ठीक है, अंक गणित से बीज गणित की ओर, ठीक है। एक नया विषय हम लिए आज, ओके। अब देखो, अंक गणित हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अंक गणित किसे कहते हैं, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और कहाँ किया जाता है, ओके। तो अंक गणित का मतलब क्या होता है, अंकों से संबंधित गणित, ठीक है। यानी कि अंक गणित के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अंकों से संबंधित जितने भी संक्रियाएं होती है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि, ठीक है। तो इन सभी संक्रियाओं को हम अंकों के माध्यम से कैसे हल करते हैं, उसको हम अंक गणित में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं से हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक नया चीज देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, बीज गणित। क्या होता है, बीज गणित, ठीक है। तो बीज गणित में क्या होगा, हम अंकों के साथ साथ, है ना, अंकों के साथ साथ हम यहाँ पर जो अचर राशि होती है, ठीक है, अचर राशि मतलब जो अंक है वो तो अचर राशि हुई है, लेकिन उनके साथ हमको चर राशि का भी, जिसका मान बदल सकता है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीज गणित के अंतर्गत हम अंकों के प्रयोग के साथ साथ चर राशि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बीज गणित में हम और क्या पढ़ सकते हैं कि जो आपका इबारती प्रश्न होती है, ठीक है, इबारती प्रश्न होती है, जैसे कि राम की पिता की आयु 2 वर्ष पूर्व 25 वर्ष थी, तो श्याम की आयु उनसे 5 वर्ष कम थी, ठीक है। तो वर्तमान में राम की आयु और उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होती है, इबारती प्रश्न, उसको हम बीजगणित के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि बीजगणित हम क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, या बीजगणित पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, देखो, बीजगणित से बच्चों का जो पहला जो संपर्क होता है वो व्यापकीकरण की तरफ होती है, ठीक है, मतलब व्यापक रूप से उसमें विस्तार होती जाती है, विकास होती है बच्चों में, ठीक है। क्योंकि हम बीजगणित के अंतर्गत जितने भी इबारती प्रश्न हैं, ठीक है, इबारती प्रश्न को हम सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में देखते ही रहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास ये सब घटनाएं घटती है, उसी को हम एक प्रश्न के रूप में बना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं इबारती प्रश्न, ठीक है। तो बीजगणित पढ़ाने से बच्चों में क्या होता है, उसका जो पहला जो संपर्क व्यापकीकृत बीजगणित से होती है, यानी कि जब वे अंक गणित का पैटर्न, उसके नियम और संबंधों का जब अध्ययन करते हैं, है ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उनका व्यापकीकरण करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको प्रयोग करने लगते हैं, ओके। तो प्रयोग करते हैं तो वहां पर उन्हें शब्दों व प्रतीकों का उपयोग करते हुए सटीक ढंग से व्यक्त करना आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे जब अंक गणित से संबंधित जितने भी पैटर्न है, जितने भी नियम है ना, उनके बीच जो संबंध है उसका अध्ययन कर लेते हैं, उनके बाद उन अवधारणाओं का वो जब बच्चे अपने जीवन में उपयोग करते हैं और वहां पर वो एक व्यापक स्तर तक पहुंचते हैं, तो उस स्तर पर उनको शब्दों की और प्रतीकों की, ठीक है, प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को शब्दों का प्रयोग और प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये सब उनको सटीक रूप से आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनको बीजगणित पढ़ने की आवश्यकता होती है, ओके। तो जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे हम एक पैटर्न देखेंगे, मान लो हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। जब हम किसी संख्या को, हम विभिन्न प्रकार की संख्या को लेते हैं, जैसे कि 10 गुणा 1, है ना, कितना आएगा, 10 गुणा 1 10 आता है, 10 गुणा 2 कितना आएगा 20, 10 गुना 3 कितना आएगा 30,
इसी प्रकार से 10 गुना आप ले सकते हैं 9 ले सकते हैं, कितना आएगा 90। ठीक है, इसी प्रकार से 10 गुना हम 12 करेंगे तो कितना आएगा 120। इसी प्रकार से 10 गुना है ना हम 60 करते हैं तो कितना यहाँ पर 600 आता है, या 10 गुना हम 99 करेंगे तो कितना आएगा 990 आता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के हम एक पैटर्न हमको मिला है। अब इस पैटर्न में हमको क्या पता चल रहा है, क्या चीज यहाँ पर कॉमन है सभी में, कि जब हम किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो उसके इकाई अंक क्या आता है, शून्य आता है। देखिए यहाँ पर सभी में शून्य आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उसके इकाई अंक शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उसको शब्दों के रूप में बता सकते हैं, है ना। अब यदि हम बीजगणित की बात करें, जैसे कि एक व्यापक संख्या लेते हैं ना, व्यापक संख्या लेंगे उसे हम x कहते हैं। ओके, हम एक व्यापक अंक लेंगे जिसको मैं एक नाम दे देता हूं x, है ना, और इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि x और x के आधे का जोड़, ठीक है, मान लो x और x के आधे का जोड़ 63 है ना। यानी अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि मैं कहूं कि x और x के आधे का जोड़ 63 होगा, ये हो गया एक इबारती प्रश्न हो गया। ठीक है, अब इस इबारती प्रश्न को हम क्या करेंगे, अंकों के रूप में कैसे उसको हम दर्शाएंगे, तो उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, x, ठीक है, हो गया, और x के आधे, ठीक है, x के आधे, आधा मतलब 1/2 बोल सकते हो या x का आधा बोल सकते हो, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। दोनों का जोड़ कितना होगा, 63 होता है। कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं x धन x/2 बराबर 63 होगा। ठीक, तो एक प्रश्न हमको मिल गया है, एक शाब्दिक प्रश्न मिल गया। अब इन शाब्दिक प्रश्न को यदि हम हल करना चाहें तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि यहां पर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो 2 गुना x धन x बराबर 63, या 3x/2 बराबर 63। ठीक है, या अब इसको हम क्या लिखेंगे, x का 3/2 बराबर 63। ठीक, इस प्रकार से हमको एक समीकरण मिला है, इस प्रकार से हमको एक समीकरण मिला है। अब इन समीकरण को जब हम शब्दों में बोलना चाहें, शाब्दिक रूप से जब हम उसको कहना चाहें तो कैसे कहेंगे कि एक कोई अंक x है ना, कोई व्यापक अंक x है, तो उस अंक का यानी कि x का 3 गुना, x का 3 गुने का आधा। ठीक है, या ये बोल सकते हो कि x के 3/2 कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, x का 3/2 63 होता है। इस प्रकार से भी आप उसको शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, या आप यदि उसको हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, इसको हम हल करना चाहें कैसे हल करेंगे, x बराबर 63 गुना 2/3, 63 गुना 2/3। इस प्रकार से जो हर में रहता है वो अंश में चला जाता है, और जो अंश करता है वो हर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसा। तो कितना आएगा यहाँ पर, x बराबर 21 गुना 2 बराबर 42। ठीक है, कितना आया, 42। तो यदि हम एक प्रश्न लेते हैं
कि एक अंक x और उसके आधे का जोड़ 63 है, ठीक है। कोई अंक x है, उसके x और x के आधे का जोड़ 63 है, तो वह अंक क्या होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि जब x और x के आधे का जोड़ 63 होता है तो वहां पर वह अंक, वह x का जो संख्या, x का मान कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। कितना होगा, 42 होगा। अब चाहे तो आप इसको और हल कर सकते हैं। अगर आप इसको सत्यता की जांच करना चाहें तो ये जो आपका समीकरण है उसमें 42 को रख देंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि x का मान कितना आया है, 42 आया है ना। देखिए यदि मैं यहाँ पर 42 रखता हूँ x के जगह में, तो कितना आएगा, 42 धन यहाँ पर 2 एकम 2 दूनी 2 एकम, तो 21 बराबर 63 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 63 बराबर 63, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह अंक क्या होगा, 42 होगा, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम बीजगणित के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, ठीक है, हल करते हैं, ओके। अब यहां पर हम एक चीज और देखें, हमारे पास एक प्रश्न ये आता है कि बीजगणित कैसे सीखें, बीजगणित कैसे सीखें। तो हमको बच्चों को ये बताना है कि आपके पास जो भी कथन है, आपके पास जो भी कथन है, आप उन कथनों को एक एक करके नोट करते जाइए, ठीक है। आप उसको एक एक करके नोट करते जाइए और उसका आप एक समीकरण बना लीजिए। क्या करेंगे, उसका एक समीकरण बना लेंगे। अब समीकरण बनाने के बाद आगे का जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाता है, हम उसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बीजगणित को सीख सकते हैं। या जैसे कि अभी हम एक सवाल को हल किए हैं और उस सवाल का जो उत्तर आया है उसकी हम सत्यता की जांच किए हैं, ठीक है। जो भी उत्तर आता है उसको हम उसी समीकरण में रख देते हैं और देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर आता है इसका मतलब हम वहां पर बीजगणित को सीख गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि बीजगणित सीखने का तरीका, ठीक है। जब या आप ये भी बोल सकते हैं, आपके पास इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है कि बच्चे और उसकी माँ की उम्र के बीच के जो संबंध है ना, बच्चे की उम्र और उनके माँ की उम्र दोनों के बीच के जो संबंध है उसको भी आप बीजगणित की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे का उम्र उनके माँ की उम्र से कितनी छोटी है वो भी आप इससे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्राकृतिक संख्या की जो अगले यानी कि परवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी या पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, आप इसको भी बीजगणित के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, ठीक है। या ये भी आप पढ़ सकते हैं कि किसी त्रिकोण बनाने के लिए जरूरी तीलियों की संख्या, ठीक है। मान लो हमको एक त्रिभुज बनाना है या तीन कोण बनाना है तो वहां पर कितने तीलियों की हमको आवश्यकता होगी। इस प्रकार से भी आप जो प्रश्न होते हैं उसको आप बीजगणित के अंतर्गत एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजगणित में हम चरों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चरों का प्रयोग करेंगे। मान लो हमको किसी क्षेत्र का परिधि या किसी वृत्त का परिधि निकालना होता है, ठीक है। या मान लो हमको किसी क्षेत्र का या किसी वर्ग की या वृत्त की परिधि हमको सपोज निकालना है तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक चर राशि निकालेंगे। चर राशि का प्रयोग करते हैं ऐसे, जैसे कि परिधि है तो क्या होता है, परिधि का सूत्र 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 एक अंक गणित के अंतर्गत आ गया,
पाई का मान आपको मालूम है 22/7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आर, अब आर यहाँ पर क्या है, एक चर राशि है, एक चर राशि है और हमको उसी आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीजगणित के अंतर्गत हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रत्येक प्रश्न में चर राशि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे और समीकरणों का प्रयोग करके बीजगणित को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे, सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम सूत्रों का प्रयोग। कि मान लो हमको किसी क्षेत्र का परिमाप निकालना है, मान लो हमको किसी क्षेत्र का परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए या हमको परिमाप के अलावा उसका क्षेत्रफल भी निकालना है ना। तो हम कैसे करेंगे वहां पर, उसके लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए कि उस क्षेत्र की लंबाई हमको मालूम होना चाहिए, है ना, और उस क्षेत्र से जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो भी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप उसको W से शो कर सकते हो या B से शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसकी लंबाई L है और चौड़ाई W है, तो उसको परिमाप जैसे हमको निकालना है, परिमाप हम क्या लिखेंगे वहां पर, लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के योग का दोगुना, इसी को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। लेकिन यहीं पे यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी क्षेत्र का या किसी भी वर्ग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लंबाई हमको मालूम होना चाहिए और चौड़ाई भी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां पर उसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब एक प्रश्न और आपको इस प्रकार से प्रश्न दे सकते हैं कि मान लो किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 200 मीटर है, ठीक है, 200 वर्ग मीटर है सपोज, ठीक है, वर्ग मीटर है, और उसकी लंबाई मान लो 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रश्न में इसी जो फॉर्मूला है, इसी जो सूत्र है, उसमें आप सबका मान रखेंगे और आपको जो भी ज्ञात करने में कहा जाता है, जैसे कि लंबाई ज्ञात करना है तो आप लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा चौड़ाई निकाल सकते हैं, या अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है तो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको क्षेत्रफल मालूम है और लंबाई मालूम है तो आप उसका चौड़ाई निकाल सकते हैं, अगर चौड़ाई नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सूत्रों का प्रयोग करते हुए बीजगणित को आप हल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो भी कथन है आप उसको सूत्र के रूप में पहले रखेंगे, ठीक है। सूत्र के रूप में कैसे रखेंगे, यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा कि मान लो एक कथन है हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास एक कथन है कि किसी संख्या के या किसी संख्या में 3 घटाने पर उनके दोगुना में 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। किसी संख्या में 3 घटाकर उसके दोगुना में 8 जोड़ते हैं तो 12 आता है करके, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मान लो वह संख्या क्या है, x है, और x में हम 3 घटाते हैं और उसके दोगुने में क्या करेंगे, 8 जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, 12 आता है, कितना आएगा, 12 आता है, ठीक। अब आप इसको हल करके दे सकते हैं कि वह संख्या क्या होगा, वह संख्या, देखो आप पहले दो पक्षांतर करेंगे तो 2 गुना x ऋण 3 बराबर 12 ऋण 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, पर 4 हो जाएगा, ठीक है। या x ऋण 3 बराबर 4 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, पर 2, या x बराबर कितना हो जाएगा, 2 धन 3 बराबर 5, ठीक। इसका मतलब क्या है, वह संख्या क्या होगा, 5 है,
इस प्रकार से ये आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को सूत्र के माध्यम से बीजगणित अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आप बच्चों को क्या करेंगे, एक कह सकते हैं समीकरण बना के आप उसको हल कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब समीकरण में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। ठीक, बीच में यहाँ पर मतलब समीकरण किसको कहेंगे, जहां पर दो पक्ष होते हैं, बाईं पक्ष और दाईं पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं, तो उसी को समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को बीजगणित सीखना बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कहा गया है कि अंकगणित से बीजगणित की ओर, है ना। सबसे पहले आपको अंकगणित सीखना है या सिखाना है, उसके बाद आप धीरे धीरे बीजगणित की ओर आते हैं। ठीक, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बीजगणित का प्रयोग और कैसे करेंगे व्यापक रूप से, और उसका प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ेगा, कैसे पड़ता है, और बच्चे वहां पर अपने जीवन में बीजगणित का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम उसको अगले क्लास में और चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।